Hello everyone, my name is Shivans. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 4 और आज हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट एंड फैक्टर की कैसे मैन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच आइदर रिएक्ट और प्रोड्यूस्ड बाय द 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये वो वेट होता है जो तुम्हारा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से फॉर्म होता है। तो देखो ये तुम्हारी डेफिनेशन है, तो तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ डेफिनेशन आखिर मतलब हम निकालते कैसे हैं। बाकी हम इस मेथड का कभी भी यूज नहीं करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि उसका एन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, एन फैक्टर के लिए हम दूसरा मेथड यूज करेंगे निकालने के लिए। बट तुमको बेसिक भी आइडिया होना चाहिए कि आखिर एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट या कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारा N2 है प्लस O2 है रिएक्ट करके बनाया इसने N है। तो सर कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं हम क्या करते हैं, रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो 2NO लगा दो। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, अब तुमको मास से लिखना है कि कितना तुम्हारा मोलर कंडीशन में होगा। नहीं, इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके 1 मोल के साथ तो ये बनाएगा 2 मोल। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होगी, मोल्स के टर्म में हो गया। अब इसके मास के टर्म में कन्वर्ट करो तो तुम्हारा 1 मोल का मास कितना होता है, N2 N का मान हाइड्रोजन का मास होता है 14। यहाँ आ जाएगा 28 ग्राम, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पे तुम्हारा एन और ओ है, तो 14 इसका, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी तुम्हारा हो गया 30 और 32 जा कितना हो गया तुम्हारा 60 ग्राम। ठीक है, ये तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, मास के टर्म में हो गया। ये अगर ये सब चीजें तुमको नहीं आती है तो पहले मोल कॉन्सेप्ट वाले मेरे सारे लेक्चर से देख लेना ताकि तुमको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये किया, अब हमको देखना है कि तुम्हारा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। तुमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, 32 ग्राम अगर होगा तो वो रिएक्ट करेगा 28 ग्राम नाइट्रोजन से, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो तुम्हारा रिएक्ट करेगा 28/32 ग्राम से। ठीक है, बट तुमको लिखना है 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा 28/32 इंटू 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ से क्या गया, 8 4 ठीक है, यहाँ से क्या गया 7 आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट है जो तुम्हारा नाइट्रोजन का वो आ गया 7। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 7 आ गया। अभी हम देखेंगे कि हम बाद में एक दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो वो मेथड अभी हम बाद में देखेंगे। वो मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, हम यूज करेंगे उसमें। और तुम्हारी दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स NO2। ठीक है, यहाँ फिर से इसको बैलेंस करो तो 2 यहाँ 2 लगा दो, 2N हो गए, बट यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए तो यहाँ पे 2 लगा दो। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, तो इसका 2 मोल का फॉर्मेशन करता है। यानी 1 मोल मतलब क्या, 28 ग्राम हो गया इसका। इसका तुम्हारा 64 ग्राम हो गया। यही तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस 32 इंटू 2, तो तुम्हारा आ जाएगा 92 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक है, यानी तुम्हारा अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा 28/64 ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक है, वही अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा 28/64 इंटू 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 आया, तुम्हारा आ गया ये 3.5। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। तुम्हारा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 3.5 आ गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक मेथड जिससे हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारा कि या तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से देखोगे, अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो 35.5 ग्राम क्लोरीन से देखोगे, और अगर तुम्हारा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी तो 1 ग्राम आप हाइड्रोजन से देखोगे। बट हम इस मेथड को कभी भी यूज नहीं करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, हम उसके लिए दूसरे मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब उन मेथड्स पे आते हैं हम। तो पहले देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा मैथमेटिकली होता है कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, जो तुम मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालते थे, मोलर मास मतलब की। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने एक फैक्टर लाया जिसको हम बोलते हैं क्या, एन फैक्टर। ठीक है, अब ये एन फैक्टर किसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हमको सीखना है। एन फैक्टर कैलकुलेट करना तुम सीख गए, उसके बाद तुम इक्विवेलेंट वेट उससे तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तुमको ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने यहाँ पे किया कि हमने रिएक्शन करा के देखा। ठीक है, तो तुम इक्विवेलेंट वेट तुमको पता लगा कि मॉलिक्यूलर वेट होता है अपॉन में एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो वैसे ही एक टर्म होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा सिमिलर होता है मोल्स। तुम्हारा मोल्स क्या होता है, तुम्हारा मोल्स होता है तुम्हारा मास अपॉन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। अभी बोले कि मोलर मास, पर यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास ना लेकर के हमने क्या ले लिया है, इक्विवेलेंट वेट ले लिया है। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक, तुम्हारा कुछ चेंज नहीं है तो ये मास वही रहा, तो बस ये मोल का ही टाइप है समझ लो ये। अब इक्विवेलेंट वेट में तुमको पता है यहाँ से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये चीज क्या है तुम्हारा,
नंबर ऑफ मोल्स। तो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यानी अगर तुमको किसी के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छे ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर किसी को तुमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो उसको मोल्स को तुम एन फैक्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मोल इंटू एन फैक्टर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक, तो ये होगा तुम्हारा सेकंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आते हैं नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये सिमिलर होता है मोलारिटी के, ठीक है। पर डिफरेंस क्या होता है कि मोलारिटी हम क्या करते हैं, मोलारिटी में हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी तुम्हारा सॉल्यूट होता है। बट यहाँ पे हम मोल्स ना लेके हम क्या लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। तुम्हारा क्या था यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में मैंने बताया था कि मोल्स के सिमिलर ही होता है, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोल को तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो यहाँ से हम ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, ना कि हम लेंगे यहाँ पे तुम्हारा मोल्स। तब जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जेएमएस में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अच्छे से ध्यान रखना। देखो नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू एन, एन होगा नॉर्मेलिटी, ठीक है, सिंबल है नॉर्मेलिटी का, इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। क्योंकि तुमको ऊपर क्या था, ऊपर डालना है तुमको ग्राम इक्विवेलेंट, और तुमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, मोल इनटू एन फैक्टर के अपॉन में तुम्हारा वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो एक तो तुम फॉर्मूला ये बोल सकते हो, एक ये बोल सकते हो कि तुमको यहाँ पे था ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन इंटू वी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो एन इंटू वी क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ये लिखा हुआ है। ये तुम्हारा एक ये फॉर्मूला हो गया। जहाँ पे तुम्हारा नॉर्मेलिटी है ये भी बोल सकते हो, अगर तुमको नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में तुमको रिलेशन निकालनी है, देखो तुम्हारा ये मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा मोलारिटी लिखा हुआ है। यानी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो ऐसे ध्यान रखना, जो तुम्हारी अलग वाली टर्म्स थी, नॉर्मेलिटी हो गया या फिर ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करते हैं, अगर तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो हम मोल्स इंटू एन फैक्टर करते हैं, बट अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना, रिलेट कर लेना, ताकि तुम गलती ना करो इन सब चीजों में। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखते हैं लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आखिर क्या बोलता है। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलता है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट देन देयर ग्राम इक्विवेलेंट आर इक्वल। उनके क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जब भी तुम्हारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, बट एक बात का ध्यान रखना है, वो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी लिमिटिंग एजेंट वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी लिमिटिंग एजेंट हुआ तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फॉर नोट फॉर द कंप्लीट रिएक्शन दैट इज नो लिमिटिंग एजेंट, अगर कोई भी लिमिटिंग एजेंट होगा तब तुम्हारा वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट सबके इक्वल नहीं होंगे। अब दो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गए तो उन्होंने क्या था कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन इंटू वी होता है, यानी एन इंटू वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है, उसको तुमको कहीं कहीं पे तुमको मिली इक्विवेलेंट भी तुमने टर्म देखा होगा कि मिली इक्विवेलेंट आर इक्वल। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चंस में मोस्टली तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है वो एमएल में दिया होता है, ठीक है। ये एमएल में देने की वजह से अगर तुम वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट अगर एमएल में डाल दोगे और उसको तुम कन्वर्ट नहीं करोगे लीटर में, क्योंकि यहाँ पे लीटर में वॉल्यूम होना चाहिए नॉर्मलिटी के लिए, तो तुम्हारा जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे वो क्या होंगे, मिली ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे ना, क्योंकि एक्चुअल में तुमको 1000 से इसको डिवाइड करना था जो कि तुम्हारा एमएल में था, यानी अपॉन में 1000 यानी 10⁻³ यानी क्या होगा, मिली, समझ गया ना। तो इसलिए तुम्हारा मिली इक्विवेलेंट वाला टर्म भी तुमको देखने को मिलेगा अगर तुम्हारा वॉल्यूम क्या है, एमएल में दिया है। ये तुमने कई क्वेश्चन में देखा भी होगा, सॉल्व करते हुए तो बोलते हैं कि मिली इक्विवेलेंट इक्वल है। तो जो जितने भी तुम्हारे टाइट्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे टाइट्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ वहां पे हम इसी का यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि जो हमारा अननोन सोल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी हम निकालते हैं। नॉर्मलिटी निकालने के बाद हम उसका मोलारिटी निकालते हैं, उसके बाद जो भी हम निकालना चाहें हम उसका फाइंड कर सकते हैं। तुमने अपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, तो तुमने टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन किए होंगे, तुमने टाइट्रेशन किया होगा, तुमने फॉर्मूला देखा होगा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो ये कहाँ से आता है, वो कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, ठीक है। और इसी मेथड का भी तुमको मैं यूज करके दिखाऊंगा कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं इसी मेथड का यूज करके। अब ये हम क्यों पढ़ते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2, इससे क्या होता है ना, हमको बिना रिएक्शन बैलेंसिंग किए हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, हम बैलेंस करके भी आंसर निकाल सकते हैं, तब हमको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हमको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना तब भी हम आंसर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। N1 इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर सकते। तो अब तुमने सब कुछ देख लिया कि हाँ तुम्हारे मेन मेन फॉर्मूला क्या होते हैं। एन फैक्टर आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने देख तो दिया कि तुम्हारा एन फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो चीजें निकल के आ जाएंगी। तो देखो किसी भी इलेमेंट के लिए, अगर कोई इलेमेंट है तो उसके लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारा Na है तो Na तुमको पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा।
मैग्नीशियम तुमको पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं तुमको पीरियोडिक टेबल में सिखाया है, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी तुम्हारा होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो एटॉम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए वैलेंसी होती है तुम्हारी 2, यानी फैक्टर भी क्या होगा, 2 होगा। बट ये तुमसे कभी भी पूछेगा नहीं, तुमको बस ऐसे ही मैंने बता दिया जस्ट फॉर द नॉलेज, इसका कोई तुमको यूज नहीं होने वाला है। सिमिलरली तुम्हारा फॉर आयंस की बात करें तो आयन में तुम्हारा क्या होता है, जो भी तुम्हारा उस पर चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। जैसे तुम्हारा SO4 2 माइनस है तो इस पर चार्ज कितना है, -2 का है। एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे तुम्हारा -3 का चार्ज है, एन फैक्टर तुम्हारा क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे तुम मॉड लगाया मैंने, मॉड ऑफ चार्ज, प्लस माइनस नहीं लिखना होता, सिर्फ तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। बट ये भी तुमको कभी भी काम नहीं आने वाला। तीसरा तुम्हारा अगर कोई सॉल्ट है, हम क्या करेंगे उसको पहले आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। आयंस के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद जो भी उस पर चार्ज होगा, ठीक है, एक टाइप से यही तुम्हारा है कि जो भी तुम्हारा आयंस वाला टर्म आ जाएगा ना, तो जितना जो भी तुम्हारा उस पर चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। तुम्हारा FeSO4 है, तुमको पता है ये ब्रेक होगा Fe2 प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 का चार्ज है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, 2 है। सिमिलरली यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइस है, तुमको पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3 का, ठीक है। और तुम्हारा SO4 पे चार्ज है -2 का। बट यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम, यानी ओवरऑल एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना हम बोलेंगे, +6 का है, ठीक है। और इस पे ओवरऑल कितना, क्योंकि SO4 के 3 है, यानी -6 का, यानी यहाँ पे तुम्हारा एन फैक्टर कितना है, 6 एन फैक्टर। हमको टोटल चार्ज लिखा है, इसलिए मैंने बोला है टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 एल्यूमिनियम थे ना, तो इसलिए प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे 3 SO4 थे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। एक पे होता है -2 का जाएगा, तो टोटल चार्ज हमको लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं एसिड्स की बात करते हैं। तो एसिड्स का एन फैक्टर क्या होता है, वो होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। और देखो तुमने ये वर्ड तुमको बहुत कंफ्यूज करता होगा कि कभी कभी एसिड के लिए हम बेसिसिटी बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं कि एसिडिटी बोल के हम उसका बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। तो देखो कभी भी तुम्हारा अगर तुमको सिर्फ बेसिसिटी लिखा है तो मतलब वो बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। अगर बेसिसिटी ऑफ एसिड लिखा है इसका मतलब वो तुम्हारी एसिडिक कैरेक्टर की बात। सिमिलरली अगर तुम्हारा एसिडिटी लिखा हुआ मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। बट अगर एसिडिटी ऑफ अ बेस लिखा है इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे तुम्हारा बेसिसिटी ऑफ एसिड लिखा हुआ, समझे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑफ एसिड लिखा हुआ था, मतलब एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो बेसिसिटी से ये कंफ्यूजन मतलब कि बेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+N। देखो H+N कौन रिप्लेस होता है, तो तुमको मैंने सिखाया क्या होता है कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तुमको काम नहीं सिखाया पीरियोडिक टेबल में, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो बॉन्ड बनता है पोलर, तो उस बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। जो तुम्हारा HCl है, अब HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन जो कि तुम्हारा रिप्लेस हो सकता है, इसलिए तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, यानी तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तुम्हारा H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जेई में इसमें अभी तक बस इतना ही उसने पूछा है, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है पूछने की, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर H2SO4 यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर इसका 2 होगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिएक्शन क्या है। तो जब भी रिएक्शन लिखी होती है तब हम डायरेक्टली H2SO4 को देख के ये मत बोल देना कि यहाँ पे उसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन होने से उसका एन फैक्टर 2 नहीं हो जाता है, डिपेंड करता है कितने रिप्लेस हो रहे हैं। अगर सिमिलरली नॉर्मली ऐसा दिया है इसका मतलब वहां पे दोनों रिप्लेस हो रहे होंगे, ठीक है। बट अगर कोई रिएक्शन है तो देख लेना दोनों रिप्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे तुम्हारी ये रिएक्शन है H2SO4 विद NaOH किया, NaHSO4 बनाया प्लस वाटर बनाया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे H2SO4 था, यहाँ पे तुम्हारा HSO4 है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन इसका गया है। अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन गया है, इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर इसका 1 है, ना कि इसका एन फैक्टर 2 है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना कि हम एन फैक्टर इस पे देखते हैं कि तुम्हारा कितने रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। आगे हमने वही लिखा है कि नोट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ऑल H+ आयंस विल रिप्लेसेबल, ठीक है। तो कब रिप्लेस होते हैं, जो जब तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड टू विच इट इज अटैच इज मोर, ठीक है। जब तुम्हारा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है तब वो क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अब वजह से तुम्हारा ये क्वेश्चन यहाँ तुमको सबका एन फैक्टर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3COOH है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो क्या एन फैक्टर 4 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो तुमको पता CH3 कंपाउंड कैसे बनता है, CH, H, H, C डबल बॉन्ड O O H। तो ये हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अपने से अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होता है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा और तुम्हारा हाइड्रोजन इजिली ये निकल जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन है ये, ठीक है। और तुम ऑर्गेनिक में एक चीज और पढ़ते हो कि जब ये तुम्हारा हाइड्रोजन निकलता है तो आता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे
पर अब नॉन पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा ऑक्सीजन को हम देंगे नेगेटिव चार्ज, एच को देंगे प्लस चार्ज, इसलिए एच प्लस बनेगा, प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज हमारा क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, तो ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा ये क्या होता है, बहुत अच्छा एक एसिड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ यही एच निकलेगा, ये एच टूट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। तुमको पता है हाइड्रोजन की अप्रोक्स होती है 2.2 पॉलिंग स्केल वैल्यू, और तुम्हारा कार्बन की होती है तुम्हारी 2.5, तो यहाँ तुम्हारा ऑक्सीजन के लिए होती है 3.5। ठीक है, तो देख सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पे बहुत अच्छा डिफरेंस है हाइड्रोजन और इसकी इलेक्ट्रो निगेटिविटी में, मतलब अप्रोक्स में 1.3 का डिफरेंस है, यहाँ तुम्हारा 0.3 का डिफरेंस है। तो ये उतना बॉन्ड पोलर नहीं कि इसको ब्रेक कर देते, यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकलेगा जो तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन है। यहाँ पे एन फैक्टर्स का कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि तुम्हारा ये एच नहीं निकलेगा, ये एच तुम्हारा किससे लगा होगा, ये एच तुम्हारा लगा होगा कार्बन से, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तुम्हारा डायरेक्ट कार्बन से लगा होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये वाला सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली तुम्हारा C6H5OH है, तो हमारे ये जितने भी होंगे सारे सारे बेंजीन साथ, बेंजीन वाले कार्बन के साथ लगे होंगे, तो ये नहीं निकलेगा, सिर्फ ये वाला निकलेगा, तो यहाँ भी एन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। तो तुम्हारा H2C2O4 है, तो स्ट्रक्चर बना के ही तुम बता सकते हो कि एन फैक्टर क्या होगा। अब देखो H2C2O4 है, तुमको लग रहा होगा भाई ये क्या कंपाउंड देता है, तो अगर ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, COOH, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर तुमको पता नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है। जो तुम्हारा COH लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे बनता है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड OH, तुमको अगर और ओपन करके लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब बाद में देखो H3PO4, ठीक है, और यहाँ पे H3PO3, तो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दिखना है, बट क्या एन फैक्टर्स का 3 होगा, तो हमेशा हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर जैसे देखो P बनाया, ठीक है, तुमको पता है फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, तो पहले एक डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है, बन गया। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन बचे हैं, और तुम्हारे पास 3 ही बॉन्ड बचे हैं, यानी क्या बना दो, 3 OH लगा दो, ठीक है। और तुमको मैंने ये पार्ट 1 में सिखाया भी था कि जितने तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स में हाइड्रोजन होते हैं उतने ही तुम्हारे OH बॉन्ड होते हैं, एक्सेप्ट इन द फॉस्फोरस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमको बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है। तुमको मैं बताया था कि तुमको मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। अब देखो यहाँ पे तुमको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा H3PO4 होगा, तुमको यहाँ पे दिख रहा है तीनों एच क्या है, यहाँ पे एसिडिक है, यहाँ पे तुम्हारा एन फैक्टर क्या है, इसका 3 है। और बात करें H3PO3, देखो H3PO3 बनाया, तुमको P बनाया, एक डबल बॉन्ड O बना दिया, कंफर्म है एक P डबल बॉन्ड O बनेगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं और तुम्हारे पास 3 हाइड्रोजन बचे हैं। अब 2 ही ऑक्सीजन जब तुम्हारे पास बचे हैं तो 2 ही OH बॉन्ड तो बना सकते हो, तो 2 OH बॉन्ड हमने बना लिए, एक हाइड्रोजन बचा तो एक हाइड्रोजन का डायरेक्ट लगा दिया, तो ये तुम्हारे दोनों एच क्या है, एसिडिक एच है, बट ये तुम्हारा एसिडिक एच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे ये दोनों एच तुम्हारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बट ये एच नहीं निकलेगा, नहीं, यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, 2 है ना कि 3 है। सिमिलरली अगर तुम H3PO2 लोगे, ठीक है, तो वहां पे एन फैक्टर होता है तुम्हारा 1, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वहां पे स्ट्रक्चर क्या होता है, P डबल बॉन्ड OH, और 2 एच तुम्हारे क्या होता है, डायरेक्ट लगे होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट लगे होते हैं ये एच नहीं होते, क्योंकि तुमको पता है हाइड्रोजन का होता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और तुम्हारा फास्फोरस के लिए क्या होता है, 2.1 इसके लिए भी होता है। तुमने अगर पॉलिंग स्केल वाली वैल्यू तुमको याद होंगी, इसलिए मैंने बताया था याद कर लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बहुत सारे फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए। तुमको मैंने कहा सिखाया था, पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर अगर मेरा नहीं देखा तो वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसलिए ये बॉन्ड तुम्हारे ब्रेक नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए एन फैक्टर क्या है इसका, 1 है, ठीक है। तो वही लिखा है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू एट ऑल H प्लस विल बी रिप्लेसेबल, तो हमेशा H जितने दिख जाए उतने H रिप्लेस होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा इस पे जेई मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाला है, बट तुमको एडवांस में इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि मेंस में जो सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, जैसे तुम्हारा HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, सिंपल दे देंगे, काम खत्म करेंगे, वो इतना ज्यादा टफ नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर बेस की, तो तुम्हारा जैसे तुम्हारा एसिड में तुम्हारा था कि बेसिसिटी ऑफ एसिड होगी, वैसे तुम्हारा बेस में क्या होगा, एसिडिटी ऑफ अ बेस। वो तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओ एच माइनस, तुमको यहाँ तो कोई रहने वैसे तुमको पता कितने ओ एच तुम्हारे रिप्लेसेबल है, 1 है, यानी तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तुम्हारा बैरियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे 2 ओ एच माइनस है, यानी तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तुमने स्ट्रक्चर देखा था H2SO4 का, ठीक है, तो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच OH, तो यहाँ पे OH था, यहाँ भी OH है, तो ये OH निकल गया, बट ये OH क्यों नहीं निकला, तो अगर OH लगा तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो तुमको OH माइनस ही देगा, वो तुमको H प्लस भी दे सकता है। तुमको मैंने कहाँ सिखाया था, कि तुमको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था पीरियोडिक टेबल में, कि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, कैसे सिखाया था तुमको, अगर याद हो कि तुम्हारा मान लो यहाँ पे एक एक्स एटम लगा, यहाँ तुम्हारा O लगा हुआ, यहाँ तुम्हारा H लगा हुआ, ठीक है। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तुमको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं, तो सोडियम का पॉलिंग स्केल की वैल्यू होती है 1,
ऑक्सीजन की तुमको पता होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। यहाँ पे तुम देख सकते हो डिफरेंस तुम्हारा कितना है 1.4 का, यहाँ तुम्हारा डिफरेंस है 2.5 का, यानी यहाँ बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए क्या बनेगा OH हमको देगा। बट यहाँ पे तुम्हारा H2SO4 में सल्फर है, सल्फर के लिए तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5 अप्रॉक्स में, और तुम्हारा यहाँ पे होता है 3.5, और हाइड्रोजन होता है तुम्हारा 2.1। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 1.4 का, बट यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 1 का। तो यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ, इसलिए क्या देगा ये H+ देगा, और यहाँ पे क्या देगा OH माइनस देगा। तुमको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। अब हम देख लें कि बेस के लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब हम मेथड देखने वाले हैं एन फैक्टर निकालने का, कि अगर तुम्हारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो उसका जो एन फैक्टर होगा वो इक्वल होगा इसके चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, तुमको मैंने कहा सिखाया था, तुमको ने पार्ट 3 में सिखाया है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तुमको मैंने वहां पे दिखाया था कि पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, कि तुम्हारा एक पूरे मॉलिक्यूल की वजह से कितना चेंज होगा। ये बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये पर मॉलिक्यूल लेते हैं, कभी भी विदाउट पर मॉलिक्यूल मत लिख देना, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, तुमको एन फैक्टर में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कुछ रिएक्शन को। तुमको बता दो यहाँ पे क्या है, Na2H2O3 रिएक्शन किया उसने I2 के साथ, बनाया NH2S4O6 और NaI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर। तुमको पता सोडियम हमेशा +1 में होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 में होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हुआ -6, अकॉर्डिंग हुआ +2, इसका मतलब ओवरऑल क्या बचा अभी -4। अगर ओवरऑल -4 बचा, इसका मतलब यहाँ पे इस पे ओवरऑल क्या होगा, +4 होगा, बट यहाँ पे 2 सल्फर यानी एक सल्फर पे क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ तुम्हारा I2 एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका 0 हो गया, तुम्हारा यहाँ पे भी +1 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा -2 होगा, तुम्हारा 6 है तो तुम्हारा कितना हो गया 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 तुम्हारे क्या हो गए उसके बैलेंस हो गए। ठीक है, ये बचा कितना -10, अब -10 यानी यहाँ पे ओवरऑल कितना होगा +10। अगर यहाँ पे +10 होगा, यहाँ पे 4 है, यानी एक पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पे NaI है, तुमको पता है यहाँ पे कन्फर्म से +1 होगा क्योंकि अल्कली मेटल है, और तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया -1 हो गया। अब अगर ये तुमको लिखना नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मेरा पार्ट 1 देख लेना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल से तुमको बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर हर एक कंडीशन में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सल्फर तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 से 2.5 में। ठीक है, तो देखो एक सल्फर एटम है, तो वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होगा +2 से 2.5, यानी 0.5 का तुम्हारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में। बट यहाँ पे तुमको पर मॉलिक्यूल देखना, तो इस एक मॉलिक्यूल में तुम्हारे कितने सल्फर एटम है, 2 सल्फर एटम है। अगर 2 सल्फर एटम है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ×2 होगा, यानी ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। तुम्हारा अगर 1 का इंक्रीज हुआ, तो एन फैक्टर तुम्हारा इसके लिए क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ तुम्हारा I2 है, 0 से गया कहाँ पे, -1 में। तो एक अगर आइटम देखेंगे तो I2 0 से गया 1 में, बट यहाँ पे 2 आयोडीन है, इसका मतलब 2 × 1 है, ये तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता कि यहाँ पे मैं लिखता +4, मतलब पूरे पे लिखता कि यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे ओवरऑल पे लिखता कि यहाँ पे क्या होगा 4 है, तो यहाँ पे +10 आया था ना, तो मैं यहाँ से बोलूँ कि 6 का इंक्रीज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं करना होता है, हमेशा पहले पर एटम तुमको चार्ज को लिखना होता है, एक एटम के जैसे इंक्रीज निकालो, देन जितने भी तुम्हारे एटम है इस साइड में मॉलिक्यूल में, उससे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका तुमको एन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे इसका एन फैक्टर लिखना हो, तो 2.5 से गया है 2 में, इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 0.5 का, यानी 0.5 हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, नहीं पर मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग यहाँ कितना होगा, 4 × 0.5, यानी तुम्हारा कितना होगा, 2 एन फैक्टर हो गया इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ पे -1 से गया 0 में, यानी इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर इसका हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडीन तो नहीं, एक ही आयोडीन है। तो इस तरह से हम सभी का एन फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट साइड वाला है उनका एन फैक्टर हमको लिखने की जरूरत नहीं होती, हमको सिर्फ रिएक्टेंट साइड वाली ही जरूरत पड़ती है, जब भी तुम्हारे टाइट्रेशन का कोई क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है। तभी तुम्हारे यहाँ पे देखो F2C2O4 होल से बनाया इसने Fe3+ प्लस CO2, तो देखो यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब तुम्हारा इस होल पे चार्ज कितना होगा, -2, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना होगा, +3। कैसे, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर तुम्हारा चार्ज दिया तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये तुम अपने 9-10 में करते हो, तुमको तुमको मैंने पार्ट 1 में सिखाया। ठीक है, तो इस पे +3 का चार्ज होगा, इस पे -2 का चार्ज होगा, इस पूरे होल पे। अगर इस पे होल पे -2 का चार्ज है, तुमको पता है ऑप्शन पे कितना होता है, -2 का चार्ज होता है। ठीक है, इस पे -2 का चार्ज होता है, इसका मतलब तुम्हारा कितना होगा, -8 होगा। अब इस पे -8 होगा ऑक्सीजन की वजह से, मगर यहाँ पे ओवरऑल -2 का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब +6 ऐड हुआ होगा। अगर +6 ऐड हुआ होगा, नहीं इस पे क्या होगा, +6 होगा। अगर इस पे अगर +6 हो गया, बट यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यानी एक कार्बन एटम में कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, तब तो यहाँ पे Fe3+ से Fe3+ ही रहा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पे देखो तुम्हारा CO2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन पे था -2 का चार्ज, यानी ओवरऑल -4 का चार्ज, कार्बन पे हो गया +4 का चार्ज। यानी कार्बन तुम्हारा कहाँ से गया, कार्बन तुम्हारा +3 से गया +4 में, यानी 1 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या इसका एन फैक्टर 1 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं।
देखो कितने टोटल कार्बन आइटम इधर है, तो कार्बन आइटम देखो कितने हैं, देखो दो कार्बन आइटम है इस एक में, ठीक है, इस एक में C2O4 में दो कार्बन आइटम है, इस पे होल थ्राइस लगा है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होने 6 कार्बन आइटम, अगर 6 कार्बन आइटम है तो तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीज इंटू 6, ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा 6 का इंक्रीज, यानी एन फैक्टर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें भी तुमको मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हैं लेक्चर्स में, ठीक है, कि यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल का 3, ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा 6 होगा, तो हमको पर मॉलिक्यूल देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे FeS है, अब तुमको पता है सल्फर का ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, यहाँ पे तुम्हारा सल्फर पे क्या होगा -2 का चार्ज होगा, इस पे अगर -2 का चार्ज है नहीं, इस पे क्या हो जाएगा +2 का चार्ज होगा, यहाँ पे इस पे +3 का चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारा SO4 2 माइनस होता है, तुमको पता है सल्फेट आयन है, यहाँ पे तुम्हारा सल्फर होता है +6 में, ऑप्शन तुमको पता है -2 में होता है। अब यहाँ पे आयरन तुम्हारा है +2 से +3 में गया, यानी तुम्हारा यहाँ क्या हुआ 1 का इंक्रीज हुआ, ठीक है, तुम्हारा ऐसा -2 से गया +6 में, यानी तुम्हारा क्या हुआ 8 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम में क्या करते हैं, जो भी तुम्हारा इंक्रीज होता है टोटल उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 8 का इंक्रीज हुआ, टोटल क्या हुआ 9 का इंक्रीज हुआ, ये तुम्हारा यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी अगर हमको इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, जो कि तुम्हारा कितना है 9 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तुम्हारा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन में 6, ठीक है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन में 1, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 2। अब देखो जो ऊपर जो मैं तुमको कराया था ना, उनको मैं इसी मेथड से अब सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ऊपर तुमको निकाल कर दिखाया था ना अभी पहले इस बेसिक मेथड से, देखो पता है यहाँ पे N2 एलिमेंटल फॉर्म में, यानी 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ऑप्शन में तुमको पता है -2 का था, यहाँ पे हो गया प्लस का 2, ठीक है, तो यहाँ देखो नाइट्रोजन 0 से गया +2 में, यानी कितना हुआ इंक्रीज हुआ 2 का इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पे N2 है, इसका टोटल इंक्रीज कितना हुआ ×2, यानी कि 4 का इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे एन फैक्टर कितना है इसका 4, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना है तुम्हारा 28, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो लिख दो अपॉन में एन फैक्टर 4, यानी तुम्हारा कितना आ गया देखो 7 आ गया, जो कि मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ठीक है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे देखो N2 0 में, यहाँ तुम्हारा N2 क्या है +4 में, यानी एक के जैसे इंक्रीज हुआ 4 का, और यहाँ पे N2 है, ठीक है, 2 यानी इंक्रीज होगा 8 का, यानी एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया, अगर एन फैक्टर 8 हो गया यानी क्या होगा तुम्हारा 28 तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 8, तो तुम्हारा देखो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है वही तो हमने डायरेक्ट बहुत जल्दी कर ली, इतना हमको बवाल नहीं करना है, ठीक है। तो आई थिंक अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसमें आराम से एन फैक्टर कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो मैंने क्या लिखा है, जलवा ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या जलवा होता है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट का एक तो यूज करते हैं टू बैलेंस आ रिएक्शन, ठीक है, तो हम रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करके, बट अभी हम देखेंगे कि आखिर कब हम ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और दूसरा टू फाइंड द मोलारिटी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम विदाउट बैलेंसिंग इन टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन में हम ग्राम इक्विवेलेंट का इसलिए यूज करते हैं कि हम रिएक्शन को बिना बैलेंस किए पता कर सकते हैं कि जो भी तुम्हारी मोलारिटी अननोन है या नॉर्मलिटी अननोन है या फिर वॉल्यूम अननोन है, कुछ भी हम पता कर सकते हैं बिना रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और तीसरा इसका हम यूज कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए वो एन फैक्टर क्या होगा उस कंपोनेंट का जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मतलब हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, तुमको पता है यहाँ पे Mn+7 होता है, ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तुमको करके नहीं दिखाऊंगा कि यहाँ पे तुमको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा बार बार, ठीक है। यहाँ तुम्हारा सल्फर क्या है तुम्हारा सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ +1 में होगा या तुम्हारा +6 में होगा या तुम्हारा -2 में होगा, यहाँ पे तुम्हारा +3 में होगा, तुम्हारा -2 में होगा, तुम्हारा +1 में होगा, यहाँ पे तुम्हारा +1, यहाँ पे तुम्हारा +6, यहाँ पे तुम्हारा -2, यहाँ पे तुम्हारा +2 क्योंकि सल्फेट आया ना, यहाँ तुम्हारा सल्फर पे +6, यहाँ पे -2, और में तुम्हारा +1, ऑप्शन पे -2, कार्बन पे तुम्हारा प्लस का 4, ऑप्शन पे -2। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में जब एग्जाम में आता है तो सबका लिखने नहीं बैठते हैं, ठीक है। हमेशा जो रिएक्शन होती है उसमें तुम्हारी एक स्पेसिफिक कोई ऑक्सीडाइज हो रही होती है, एक स्पेसिफिक क्या हो रही होती है रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइज हो रही है जो रिड्यूस हो रही है सिर्फ उसका लिखो, बाकी सबका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुमको पता है H2SO4 एज एसिडिक मीडियम काम करता है, यानी तुम्हारा ये तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने नहीं वाला, यानी इसको फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत है, यहाँ पे तुम्हारा इसको लिखने की जरूरत है। ये तुम्हारा यहाँ पे K2SO4 है, तुमको पता है यहाँ पे सल्फेट यहाँ से आएगा नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा वाटर की भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाटर तो हम बैलेंसिंग के लिए ऐड करते हैं, ठीक है, इनको इसकी लिखने की जरूरत है और इसकी लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तुमको पता चल जाएगा, तुम मल्टीपल क्वेश्चन क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो अगर तुमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 नहीं देखा तो पहले वो अच्छे से देख लेना, तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो तुमको मैं ये बैलेंस करके दिखाऊंगा विदाउट एन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब तुमको पता है यहाँ पे +7 है, यहाँ से +7 से गया है +2 में, ठीक है, यहाँ पे +7 से +2 में गया, यानी तुम्हारा कितना हुआ 5 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा तुम्हारा ये +3 से गया है +4 में, ठीक है, एक के जैसा इंक्रीज एक का, बट यहाँ तुम्हारे पे दो कार्बन एटम है, यानी तुम्हारा ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा 2 का इंक्रीज आएगा। तो
मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लो ये 1 है, अगर ये 1 है ठीक है, 1 मोल मैं इसको कंफर्म फिक्स कर देता हूँ। एक को क्या करते हैं, पहले फिक्स करते हैं, तो अगर मान लिया 1, तो तुमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे यानी मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या होगा, वो सबका इक्वल होंगे। इसका मोल्स कितना है 1 हमने मान लिया, तो इसका एन फैक्टर कितना हमको पता है, इसका एन फैक्टर 5 है। ये तुम्हारा किसके हो गया, इसके लिए होगा। अब अगर इसके लिए लिखें ठीक है, यहाँ तुम्हारा मोल्स कितना होगा हमको पता नहीं है, हमको पता है बट इसका एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर 2 है। अब हमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी 1 × 5 इक्वल्स टू एक्स इंटू टू, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2.5 आ गई। यानी अगर ये 1 हुआ तो ये तुम्हारा 2.5 होगा ठीक है। यानी अगर ये 1 हुआ तो हम बोल सकते हैं 2.5 होगा। तब दो 2.5 डेसिमल है, डेसिमल बढ़ा दो ताकि हम सिंपल इंटीजर लें। यानी अगर ये 2 मोल हुआ ठीक है, ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तुमको पता चल गया क्या, तुमको पता चल गया कि अगर तुम्हारा ये 2 है तो ये तुम्हारा क्या होगा 5 होगा ठीक है, इतना पता चल गया। अब तो यहाँ पे तुमको ये पता है कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। तुमको पता है यहाँ पे दो कार्बन है, यानी 5 2 10 कार्बन है, यहाँ पे 10 कार्बन है, इधर भी 10 कार्बन होनी है, यहाँ लगा दो 10 CO2, एक कार्बन में तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब तुमको पता है Mn 2, यानी यहाँ भी 2 लगा दो, यानी 2 हो गया तुम्हारा MnSO4, ये भी तुम्हारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखो इधर तुम्हारे सल्फर कितने हैं, देखो एक सल्फर और यहाँ पे 2 सल्फर, 3 सल्फर है, यहाँ पे 3 सल्फर होंगे, इधर भी कितने होने चाहिए 3 सल्फर होने चाहिए, यानी यहाँ का लगा दो 3 लगा दो ठीक है। ये तुम्हारा ये सल्फर भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब बचा गया तुम्हारे पास यहाँ पे वाटर बचा, जिसपे अभी तो कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिखा ये, तो ये इस पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे सल्फर तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस है। पोटेशियम देखो क्या बैलेंस है, देखो पोटेशियम 2 इधर है और तुम्हारे 2 पोटेशियम इधर है, यानी पोटेशियम भी तुम्हारा क्या है बैलेंस है। अब हम आते हैं वाटर पे, तो देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कुछ ऑक्सीजन देख लो दोनों साइड या फिर हाइड्रोजन देख लो। तो देखो ऑक्सीजन, देखो मैं हाइड्रोजन देखता हूँ, देखो यहाँ पे 3 2 6 और 5 2 10 है, कितने 16 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे तो कहीं हाइड्रोजन नहीं लेगा, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे, अगर 16 हाइड्रोजन है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8H2 हो जाएगा। देखो क्या ऑप्शन भी बैलेंस है, देखो ऑप्शन 8 इधर है ठीक है, 10 2 20 प्लस 8 28, और 28 प्लस 4 और प्लस तुम्हारा ये हो गया, टोटल हो गया 40 ऑक्सीजन। यहाँ तुम्हारा 4 2 8 और 3 4 12 और 5 4 20, तो तुम्हारा ये भी क्या हो गया तुम्हारे 40, यानी सब कुछ क्या हो गया बैलेंस हो गया। देखो विदाउट एन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज किया मैंने, रिएक्शन को कर दिया बहुत जल्दी बैलेंस ठीक है। बट ये तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, वरना तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करना या फिर एन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करना। और उसमें भी मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे हमको देखना नहीं पड़ता कि हमको किधर H प्लस ऐड करें, किधर OH माइनस ऐड करें, किधर वाटर ऐड करें ठीक है, तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो अब मर्जी तुम्हारी है कि तुमको कौन सा मेथड यूज करना है ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तीनों मेथड यूज करना, जो तुमको फास्ट लगे तो उससे करते हैं ना ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हम बैलेंस करने के लिए किसी भी रिएक्शन को ग्राम इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हैं। तो पहला तुम्हारा ये हो गया ठीक है। अब देखते हैं टू फाइंड द मोलारिटी, नॉर्मेलिटी या फिर वॉल्यूम। मतलब ये है कि मान लो इसका तुम्हारा मोलारिटी दिया हुआ नोन है कि M1 मोलारिटी है, V1 इसका वॉल्यूम है। हमने इससे टाइट्रेशन किया और इससे टाइट्रेशन किया तो हमको पता चला कि इसका V2 वॉल्यूम मिला ठीक है। यहाँ पे जो M2 है वो हमको पता नहीं है, और तुमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे मतलब क्या होता है, तुमको पता है N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 होता है ठीक है। तो तुमको पता है N1 क्या होगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल नहीं, ये तुम्हारा एन फैक्टर है ठीक है, NF लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा M2 इंटू V2 इंटू एन फैक्टर ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एन फैक्टर है ये तुम्हारा किसका है, 1 वाले का, मतलब तुम्हारा जो मान लो KMnO4 है तो KMnO4 का, ये तुम्हारा एन फैक्टर किसका है यहाँ पे H2C2O4 का एन फैक्टर है ठीक है। तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ तुम्हारा इसका एन फैक्टर कितना है 5 है ठीक है। तो एम, और तुमको पता है M1 तुम्हारा नोन था, V1 तुम्हारा नोन था, V2 तुमने टाइट्रेशन करके निकाल लिया, तो यहाँ से तुम इसका मोलारिटी निकाल सकते हो। अगर तुमको मोलारिटी पता चल गया, तुमको वॉल्यूम भी पता है, तो उससे तुम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। अब तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तुमको तुमको कंपाउंड तो पता है कि वहाँ पे कंपाउंड क्या, तो तुम उसका मोलर मास भी तुमको पता होगा, ये तुम उससे कितना मास होगा वहाँ पे वो भी निकाल सकते हो ठीक है। या फिर उससे नंबर ऑफ एटम उसके निकाल सकते हो, मतलब कुछ भी उसके बाद तुम उसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो तुम्हारा ये हो गया दूसरा यूज का, ये हो गया। और तीसरा यूज है टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ कंपोनेंट जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे H2SO4 है, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है, जितने हाइड्रोजन है उतने एन फैक्टर होगा। तो हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका यूज करके। तुमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब भी तुम्हारी कोई रिएक्शन होती है ठीक है। तो तुमने यहाँ पे देखा 2 × 5 यानी कितना है तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया 10 आया ठीक है। इसका देखो तुम्हारा 5 × 2 यानी यहाँ भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 10, यानी यहाँ भी ग्राम इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। यानी 3 × N फैक्टर है जो H2SO4 का, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 होना चाहिए। यानी एन फैक्टर क्या निकल के आया 10/3, यानी 3.33 इसका एन फैक्टर है, ना कि इसका 2 एन फैक्टर है ठीक है। यहाँ पे एन फैक्टर इसका कितना है 3 आया था, वही लिखा है कि टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ कंपोनेंट
हुज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नॉट अकरिंग। ये तुमको क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं पूछने वाला है, बट एडवांस में देखने को ये मिल सकता है, ठीक है। जेई मेंस वाले ये चीज नहीं पूछेंगे। जेई मेंस वाले तुमसे ये चीज पूछेंगे, जेई मेंस वाले तुमसे बैलेंसिंग कराएंगे। बैलेंसिंग के लिए तुमको मैंने अनइलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताया, और तुम्हारा ये तीसरा मेथड हो गया ग्राम इक्विवेलेंट का। तो जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा S8 था, ये तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ था S2 - में, और यहाँ पे S+2 में। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ग्राम इक्विवेलेंट वाले मेथड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि हमको इसका तो पता है कि क्या चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, बट इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट वाला मेथड नहीं लगा सकते रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो लिख लो, ठीक है। तुमको पता है +1 का होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 का होगा, ऑक्सीजन पे होगा -2 का चार्ज, यानी यहाँ होगा -6, यहाँ से होगा +3 बैलेंस, यानी बचा सिर्फ -3, यानी यहाँ पे आर्सेनिक क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। हमको हमारा काम आर्सेनिक से, क्योंकि आर्सेनिक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे आर्सेनिक तुम्हारा कितने में देखो, 4 टू द -8 हो गया, यहाँ पे +3, इससे बैलेंस हो गया, -5 बजा, यहाँ पे तुम्हारा +5, यानी आर्सेनिक गया +3 से +5, यानी तुम्हारा एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्सेनिक एटम था। सिमिलरली तुम्हारा ब्रोमीन है, यहाँ तुम्हारा ब्रोमीन है +5 में, यहाँ तुम्हारा ब्रोमीन है -1 में। यहाँ तुम्हारा एन फैक्टर क्या होगा कि तुम्हारा 5 से -1 में, यानी तुम्हारा 6 का डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब 6 का डिक्रीज हुआ तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। देखो तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा जो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू है, नहीं, y की वैल्यू 1 दी है सब में। अगर y की वैल्यू सब में क्या है, 1 है, इसका मतलब तुम्हारा इसका कोफिशिएंट 1 में कर देता हूँ, ठीक है। इसका अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अगर 1 आएगा, अगर ये 1 आया, ठीक है, तो यानी 1 इंटू इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे तुम्हारा हमको पता नहीं x क्या आएगा, यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तुमको पता है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ग्राम इक्वल इक्वल होते हैं। x × 2 = 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखो x की वैल्यू 3 पता लगी। अब हमको पता है यहाँ पे HCl कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये स्पेसिफिक तुम्हारी ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रही है, तो इसका एन फैक्टर हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता लगा कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसको क्या कर लो, नॉर्मली बैलेंस कर लो। तो सबसे पहले तुमको पता है ये तुम्हारे ये दोनों क्या हो चुके हैं, ये दोनों फिक्स हो जाएंगे, यानी आर्सेनिक यहाँ पे कितने, देखो 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आर्सेनिक 3 है, यहाँ पे आर्सेनिक क्या होने पड़ेंगे, 3 होने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ लगा दिया 3, ठीक है। अब तुमको पता है यहाँ पे ब्रोमीन फिक्स है, उधर भी ब्रोमीन फिक्स होगा, नहीं ये तुम्हारा ब्रोमीन तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है। नहीं ये स्पेसिफिक तुम्हारी ये भी चेंज नहीं होने वाली है, ये स्पेसिफिक तुम्हारी ये भी क्या हो चुकी है, ये भी फिक्स हो गई है, ठीक है। अब तुमको क्या बैलेंस करना है, तुमको सोडियम को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 3 × 2 = 6 सोडियम हो गया, +1 तुम्हारा 7 हो गया, बट यहाँ पे देखो तुम्हारा एक ही सोडियम, यानी तुमको 6 सोडियम और चाहिए। अब इसमें तुम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 6 NaCl आएगा। अगर यहाँ पे 6 NaCl आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 HCl आएगा। अब इसका एन फैक्टर हम निकालना चाहते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो अगर देखना जाए इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 इंटू इसका एन फैक्टर इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, 6 के इक्वल होगा ग्राम इक्वल, यानी तुम्हारा एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। बट हमेशा जरूरी नहीं है कि जितने तुम्हारे नंबर ऑफ H+ हो उतना ही उसका एन फैक्टर हो, इसलिए कभी भी उसको डायरेक्ट अप्लाई मत करना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बिना रिएक्शन को बैलेंस किए क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि तुम्हारे ग्राम इक्विवेलेंट पे होते हैं। बोल रहा है कि 5 ग्राम ऑफ what dissolved in a deionized water to prepare the 450 ml stock of solution, ठीक है। what volume in the ml of this solution will be required to prepare the 500 ml of 0.1 molar solution। तो ये क्वेश्चन ये बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन 1 है, ठीक है, ये तुम्हारा सोल्यूशन 1 है जो कि तुम्हारा कितना है, 450 ml है, यहाँ पे तुम्हारा NaOH कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। और अब तुम्हारा सोल्यूशन 2 जो तुमको बनाना है, उसने फिक्स कर दिया है कि तुम्हारा वो 500 ml है, और उसकी मोलारिटी क्या है, उसकी मोलारिटी है 0.1। बट ये जो सोल्यूशन तुमको बनाना है ना, ये इससे बनाना है, मतलब इसका कितना वॉल्यूम ले ताकि हमको ये सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे जो 500 ml है ना, उसमें क्या होगा, एक तो वाटर होगा जो हम ऐड करेंगे, और प्लस इसमें इसका कितना ml होगा, कुछ मान लो x ml होगा, जो हम इसमें ऐड कर देंगे इस वाटर में, तो हमको ये सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको एक्स पता करना है कि वो वॉल्यूम क्या होगा जो इसमें से हम ऐड करेंगे ये बनाने के लिए। तुमको तो पहले तुम क्या करो, पहले इसकी मोलारिटी निकाल लो, ठीक है। तो देखो तुमको यहाँ पे मोलारिटी दिया है और तुम्हारा वॉल्यूम दिया है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट का नहीं है, तुम्हारा जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी तुम्हारी कितनी है, 0.1 और तुम्हारा वॉल्यूम कितना, 500 ml, यानी डिवाइड कर दो 1000 से, ताकि लीटर में कन्वर्ट करना है हमको। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.5, यानी तुम्हारा क्या आएगा, 0.05, यानी 0.05 हमको मोल चाहिए, किसके मोल चाहिए, NaOH के चाहिए, अगर हमको 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, वो जो कि 500 ml हो। यानी इससे हमको कितने चाहिए, इससे हमको 0.05 मोल्स चाहिए, ठीक है। यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसकी मोलारिटी, वो तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पे हमको मास फिक्स है, इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये तुमको ये पता है ये तुम्हारा कितना हमको चाहिए, 0.05। इसकी मोलारिटी क्या है, जो इसके मोल्स होंगे, मोल्स मतलब 5/NaOH का मास, तो सोडियम का 23 + 16 + हाइड्रोजन, ठीक है, इनको ऐड कर दो।
तुम्हारा हो गया 40, यानी डिवाइड बाई 40, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अपॉन में तुमको पता है 450 ml है, यानी 450, बट इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ml है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा इनटू ये वॉल्यूम तुमको पता करना है, ठीक है। यही वॉल्यूम जो क्या होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 0.05 इक्वल्स टू 5/450, ठीक है। 1000 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ जाएगा 50 × V1, ठीक है। देखो जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये जीरो गया, 5 से तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया 9 आ गया यहाँ पे, तुम्हारा V1 क्या आ गया, 0.05 × 9 × 4 डिवाइडेड बाई 10। बट यहाँ पे तुमने वॉल्यूम यहाँ लीटर में डाला था, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में डाला था, ये आंसर किस में आएगा, लीटर में आएगा, ठीक है। तुम्हारा लीटर में आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जीरो होगा, यानी अगर लीटर को ml में कन्वर्ट करना तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 × 9 × 4 ml हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा 5 × 20 × 9 ml, तो तुम्हारा कितना आ गया, 180 ml आ गया। तो 180 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये तो तुम्हारा बेसिक्स हो गया, बाकी हम ऐसे भी कर सकते थे, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तुमको मैंने कहाँ पे सिखाया है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सिखाया था, तुमको सोल्यूशन चैप्टर में सिखाया है, तुमको मोल कॉन्सेप्ट में दोबारा ये लेक्चर पार्ट 3 में सिखाया है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो तुम्हारा वही चीज हमने यहाँ पे भी की है, बट इसको मैंने थोड़ा बेसिक से लेके गया हूँ, तो एक्चुअल में देखो वही चीज, देखो यहाँ पे M1V1 निकाला हमने, उसको यहाँ पे M2V2 यानी इसके वाले सोल्यूशन से इक्वेट किया, ठीक है। तो ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा पार्ट ये है, ठीक है। M1 और V1 तुमको ये हो गया, और M2 × V2 क्या है, वही तो तुमने यहाँ पे निकाला है। तो ये तुम फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा दो, वरना सिंपल है, देखो कोई इतना टफ चीज नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हारा है जो कि तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट पे बेस्ड है। तो देखो क्या बोला, डेंसिटी ऑफ अ मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मोनो बेसिक है इसका मतलब नहीं OH माइनस होगा, उसने आगे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है। तो मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या, एक वो H+ देगा, ठीक है। इसका मोलर मास तुमको पता है 24.2 ग्राम है, और उसका तुमको डेंसिटी दिया है कि डेंसिटी तुम्हारा ये है। तो बोला कि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.04 मोलर NaOH। ये तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, मान लो तुम्हारा मैं HX कुछ मान लेता हूँ, तुम्हारा एसिड रहा होगा, तो यहाँ पे एक H जो तुम्हारा देगा, यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन करेगा NaOH से, यहाँ से तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है, ठीक है, तब वहां पे एन फैक्टर उतना ही होता है जितने तुम्हारे H+ रिप्लेस हो रहे हो। तो यहाँ पे तुमको पता है एन फैक्टर इसका उसने बता ही दिया कि तुम्हारा वो मोनो एसिड है, यानी तुम्हारा यहाँ पे एन फैक्टर यहाँ पे इसका कितना 1 है, इसका एन फैक्टर 1 देगा, यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या है 1 है। अब तुमको पता है कि जब भी तुम्हारी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, ग्राम इक्वलेंट इक्वल होंगे। अब ग्राम इक्वलेंट इक्वल होंगे मतलब कि N1V1 इक्वल्स टू N2V2 होगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे इसकी मोलारिटी दी है, ना कि नॉर्मलिटी दी है। तो नॉर्मलिटी क्या होती है तुमको पता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, M1 × N1 × V1 इक्वल्स टू M2 × N2 × V2, यानी M1 तुम्हारी कितनी है तुमको भी पता नहीं है, ठीक है। V1 भी तुमको पता नहीं है, बस का एन फैक्टर 1 पता है, और तुम्हारा जो M2 है वो तुमको पता है 0.24 है, तो तुमको वॉल्यूम पता है कितना 25 ml है, ठीक है। इसका भी एन फैक्टर कितना है 1 है। तो यहाँ पे मैंने ml में लिया है, तो हमको इधर भी वॉल्यूम ml में लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ml में लिया है, ठीक है, और तुमको जो आंसर देना था वो भी ml में देना है कि कितना वॉल्यूम तुम्हारा रिक्वायर्ड होगा। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ml में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ml में डाला है। या फिर तो उसको लीटर में कन्वर्ट करो तो आंसर लीटर में आएगा, फिर एंड में आके फिर से तुम उसको ml में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अगर तुमने मेरी यूनिट कन्वर्जन वाली लेक्चर नहीं देखी तो अच्छे से देख लेना, तब तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका मोलारिटी क्या होगा। तो मोलारिटी देखो उसने क्या बोला है कि उसका मोलर मास बता रखा है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी पता है। अब मोलारिटी तुम्हारा क्या होता है, मोलारिटी तुम्हारा होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में तुम्हारा वॉल्यूम, ठीक है। तुमको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी तुम्हारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मोलारिटी को क्या लिखते हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, जो कि तुम्हारा गिवन मास होता है डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन में तुम्हारा क्या है, इनटू वॉल्यूम। अब जो तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम है, ये तुम्हारा डेंसिटी है, तो तुमको क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम तुमको पता है कितना है 1.21 है। तो देखो ध्यान से देखो, डेंसिटी तुम्हारी किलोग्राम पर लीटर दी, बट यहाँ पे मास किस में डालते हैं, ग्राम में डालते हैं। तो 1.21 किलोग्राम पर लीटर को उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, यानी 1210 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको यहाँ पे पुट करना है, तो यानी 1210 डिवाइडेड बाई अपॉन में तुमको मोलर मास तुमको ग्राम में पता है, तो 24.2 ग्राम, ठीक है। या तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोलर मास भी किलोग्राम में डालते हैं। तो यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तुम्हारी यूनिट क्या दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटाया तो ये तुम्हारा यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी तुम्हारा कितना हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारी मोलारिटी क्या आ गई, 50 आ गई, मोलारिटी तुम्हारी 50 आ गई। इसका वॉल्यूम हमको पता करना है, ये तुम्हारा 0.24 है इंटू 25 है, ठीक है। तो तुम्हारा तो ये तुम्हारा 25, ये तुम्हारा कितना हो गया 2 बचा, ठीक है। याद करो देखो 0.12 बचा,
ये तुम्हारा यहाँ से V1 इक्वल टू कितना आ गया 0.12। यहाँ पे ml में डाला था इसलिए क्या आएगा, ये ml आएगा, ठीक है। बट तुमको 10⁻²में किसको कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या जाएगा 12 इंटू 10⁻², ये तुम्हारा 12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 33 ग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द NaOH ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्टिंग 0.69 ग्राम ऑफ मेटेलिक सोडियम विद द वाटर। मतलब कि तुमने बोले क्या क्या है, मेटेलिक सोडियम लिया है, उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, वाटर के साथ, उससे क्या बनाया है, NaOH बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जो मेटेलिक सोडियम है वो तुमने कितने लिया है, 0.69 ग्राम लिया है। यानी अब इससे तुमको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे NaOH कितना लगेगा, ठीक है। तो ये हम पता कर लेंगे यहाँ पे NaOH कितना लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वही ग्राम इक्वल एंड इक्वल करेंगे, तो हमको पता लगेगा कितना तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि यहाँ पे NaOH कितना फॉर्म होगा। तो अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले वो देख लेना, वरना तुमको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर तुमको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसको यहाँ चढ़ा देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखता हूँ, ठीक है। रिएक्शन को पहले करना होता है हमको सबसे पहले बैलेंस। तो तुमको तो पता होना, जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो NaOH बनाता है, प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन तुमको मैंने पार्ट 2 रिडक्शन में कराई कि रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द वाटर, ठीक है। ये तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन एक्चुअल में ये होगी। तो अगर इसमें गलती तुमने कर दी तो तुम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको पता है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है मेरे लेक्चर तो सारे लेक्चर देख लेना, ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हूँ। तो यहाँ Na1 है, Na1 है, ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ तो 2 है, यहाँ पे कितने 3 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन तुम्हारे बैलेंस है। हाइड्रोजन को तुमको बैलेंस करना है, बस एक ही तरीका, यहाँ पे क्या लगा दो 2NaOH लगा दो। देखो तुम्हारा कितना होगा, दो तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी यहाँ पे तुमने लगा दिया 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे कितने होगा, 2 सोडियम है, यहाँ पे तुम्हारे कितने होंगे, 2 सोडियम होंगे। तो ये हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली विद द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे इतनी छोटी सी रिएक्शन के लिए कभी भी हम एन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं लगाते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि 2 मोल इसका होगा तो 2 मोल वाटर का होगा तो 2 मोल ये बनाएगा, 1 मोल ये बनाएगा, ठीक है। हमको पता क्या करना कि NaOH कितना मोल बनने वाला है। तो देखो सोडियम का मास तुमको दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना होगा 0.69 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 0.03 तुम्हारा क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोडियम आ गया। तो हम इसको मास में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले सबको मास में कन्वर्ट कर या फिर मोल में भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मोल तुम्हारा इजीली यहाँ पे कट हो रहा था, इसलिए मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सब चीजें मैंने तुमको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से सिखाई है, ठीक है। यहाँ पे गिवन वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 0.03 मोल है। तो हमको ये पता करना है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई। तो एक तो हम लगा सकते हैं एलिमेंट्री मेथड, या फिर मैं तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था क्या कि गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, यानी 0.03 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड क्या है 2, या तुम्हारा गिवन क्या है वाई जो तुमको निकालना है, अपॉन स्टैंडर्ड क्या है 2। यानी यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया कि तुम्हारा जो NaOH बनेगा वो भी तुम्हारा कितना बनेगा 0.03 मोल बनेगा, ठीक है। अब देखो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी NaOH और HCl के बीच में, तुमको पता है n फैक्टर उसका वन ही होता है। देखो N1 M1 इंटू V1 इक्वल टू N2 V2 इंटू M2, ठीक है। अब इसका n फैक्टर क्या होता है, इसका वन ही होता है, इसका भी वन फैक्टर क्या होता है, वन होता है। अब देखो इसने दिया था कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर, मतलब जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl बताना जिसने कंटेन कर रखा होगा 73 ग्राम पर लीटर। यानी ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है। ये तुम्हारी ये डेंसिटी दी है, ठीक है। ये तुम्हारी इसको मोलारिटी मत समझ लेना, क्योंकि मोलारिटी क्यों नहीं होगा, मोलारिटी देता है या तो तुमको लिख लेगा M, ऐसे तुमको बोलेगा कंसंट्रेशन इज 73 ग्राम पर लीटर, तब वो क्या हो जाती है, मोलारिटी हो जाती है, क्योंकि मोलारिटी की यूनिट भी ग्राम पर लीटर ही होती है, ठीक है। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म कहीं यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी दी है। तो सेम चीज जो कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि तुम्हारी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तुम्हारी मोलारिटी क्या होती है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और तुम्हारा जो M/V है यही तुम्हारी क्या होती है, डेंसिटी होती है। यानी मोलारिटी इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो डेंसिटी तुम्हारी कितनी दी है, 73 ग्राम है पर लीटर। मोलर मास सेल का कितना होगा 35.5 प्लस वन, यानी 36.5, यानी तुम्हारा कितना हो गया 2 टाइम्स। तो तुम्हारा कितना हो गया 2 मोलर हो गया, यानी M1 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब वॉल्यूम तुम्हारा V1 हमको पता नहीं है, तो तुम्हारा N2 है, N2 तुम्हारा n फैक्टर इसका क्या आता है, इसका भी वन फैक्टर है, NOH का भी वन फैक्टर 1 है। M2 इंटू V2, तो M2 इंटू V2 क्या होता है, यही तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NOH क्या होंगे, क्योंकि तुमको पता है मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। V2 इंटू M2 की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है NaOH के कितने हैं 0.03 है, यानी ये 0.03। यानी यहाँ से तुम्हारा V1 क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ध्यान से देखो, तुमने यहाँ पे V2 N2 M2 की वैल्यू क्या डाली, मोल में डाली है, ठीक है।
ये तुम्हारा मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी तुम्हारा मोल पर लीटर होता है, नहीं यहाँ पे, यानी एक टाइप से देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, लीटर में, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। ठीक है, अब इसको एमएल में तुमको आंसर में अगर देना था तो इसको क्या करो, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करोगे, यानी 1000 से करोगे मल्टीप्लाई, अगर 2 से करो तो 2 5 यानी हो गया 500। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 1500, बट यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, यानी आंसर क्या आ गया, 15 इसका आंसर हो गया। तो अगला तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर ऑफ HBr required to neutralize the 10 ml of 0.01 मोलर ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम्हारा देखो एन फैक्टर ऑफ HBr क्या होगा, एक हाइड्रोजन है, यानी तुम्हारा एन फैक्टर उसका 1 हो गया, उसकी मोलारिटी 0.02 हो गई, उसका तुम्हारा वॉल्यूम हमको पता करना है, जो तुम्हारा बैरियम हाइड्रोक्साइड है उसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 OH है तो तुम्हारा एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम उसने बता रखा कि यहाँ पे हमको 10 ml लेना है, और यहाँ पे उसने बता रखा कि इसकी मोलारिटी 0.01 है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने डाला है एमएल में, नहीं यहाँ पे वॉल्यूम भी एमएल में देगा, हमको आंसर भी एमएल में बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2 × 10 × 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02। ठीक है, तो इसको दो काट दो, पॉइंट पर हटा दो, यानी तुम्हारा टू से टू गया, यानी तुम्हारा V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 की वैल्यू आ गई 10, यानी तुम्हारा क्या होगा 10 ml ये लगेगा। तो 10 हो गया तुम्हारा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है कि 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। वॉज कंज्यूम्ड व्हेन इट वॉज रिएक्टेड विद द 10 ml ऑफ अननोन सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का उसने रिएक्शन कराई है, कितना था वो 10 ml था, यहाँ पे इसका एन फैक्टर भी कितना है, 2 है। ठीक है, उसका बाद बोल रहा कि ऑल्सो द 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर ऑफ HCl कंटेनिंग 2 ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन वाज टाइट्रेटेड विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसने पहले क्या किया कि जो तुम्हारा 20 ml लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको तुम्हारे इसके साथ टाइट्रेशन कराई, H2SO4 का यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई 10 ml उसका लेके। ठीक है, बाद में उसने क्या किया है कि 20 ml लिया है सोल्यूशन किसका, 0.5 मोलर HCl, यानी यहाँ पे इसका फैक्टर क्या है, 1 है, टाइट्रेट किया गया विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद उसने क्या किया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है उसको यूज किया है 0.5 मोलर ऑफ HCl, जो कि तुम्हारा 20 ml था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या फिर बोले उसको टाइट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो एक तुम्हारा पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 के साथ तुम्हारा कराया, फिर उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया HCl का यूज करा के, उसका तो बोल रहा है द मिक्सचर शोड द पिंक कलर व्हेन द ब्यूरेट डिस्प्लेड द वैल्यू ऑफ 35.5 वेयर द ब्यूरेट शोड 25.5 ml इनिशियली। मतलब तुम्हारा ब्यूरेट क्या था, जो तुम्हारा तुमने देखा होगा अपने एक्सपेरिमेंट तुमने किया होगा अपने स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरेट होता है ऐसे, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ड्रॉप बाय ड्रॉप हम गिराते हैं इस फ्लास्क में। ठीक है, टाइटेशन हम करते हैं। ठीक है, तो इसकी इनिशियली वैल्यू थी 25.5, बाद में वैल्यू हो गई 35.5, यानी तुम्हारा कितना इसने याद किया, 10 ml इसने यूज किया इसका। ठीक है, 10 ml कौन होगा, ये 10 ml किसका बोल रखा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितनी होगी। बोले तो पहले हम इसका यूज करेंगे पता करने के लिए कि यहाँ पे तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कितना बचा होगा। तो पहले हम इस पे लगाते हैं जो तुम्हारी टाइट्रेशन वाली चीज है, क्योंकि तुमको पता है HCl है, उसका एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है तुमको, वॉल्यूम तुम्हारा दिया है 20 ml, इसका मोलारिटी दिया है 0.5। ठीक है, तुम्हारा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे तो तुमको पता है इसका एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना यूज होता है टाइट्रेशन में, उसने बोल रखा है 10 ml, तो यहाँ से तुमको कब मिल जाएगा, मोलारिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तुम्हारा हो गया 10 इक्वल टू 2 × 10 × m, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, मोलारिटी इक्वल टू आ गई 0.5। ये तो तुम्हारी पहली कंडीशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विद द अननोन H2SO4। तो तुमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, उसका मोलारिटी हमको पता करना था। ठीक है, मोलारिटी हमको दिया नहीं था क्वेश्चन में, इनटू उसका वॉल्यूम दिया था कि वो 20 ml है, और तुमको पता है H2SO4 यानी एन फैक्टर 2 हो गया, और इसका भी तुमको वॉल्यूम दिया था कि तुम्हारा 10 ml है, और इसकी मोलारिटी भी इसने दी नहीं थी, यानी यहाँ भी ये मिसिंग है, ये मिसिंग, तो ये कैसे पता करेंगे, इसका जो है दूसरी कंडीशन दी थी उससे हमने पता कर लिया कि मोलारिटी क्या है, 0.5 है। अब अगर ये 0.5 है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से तुम्हारी मोलारिटी किसकी आ जाएगी, मोलारिटी ऑफ H2SO4 आ जाएगी। तो मोलारिटी ऑफ H2SO4 क्या आ जाएगी, 2 × 0.5 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10। ठीक है, तो 2 से 2 गया, या 10 से 10 गया, 2 आया, तो यानी तुम्हारा मोलारिटी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, वही इसने बोला था, तो 1 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है कि तुम्हारा 25 ml ऑफ aqueous solution of KCl was found to require the 20 ml of 1 molar AgNO3 solution। जब इसको टाइट्रेट किया गया तो तुम्हारा वहां पे इंडिकेटर क्या था, K2CrO4 था, ये इंडिकेटर था, इसके साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बोला है कि व्हाट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द KCl सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंसेंट्रेशन। तुमको KCl का डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, डेल्टा
डेल्टा टी एफ, ठीक है। तुमको पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, एम यहाँ पे क्या होता है, मोलालिटी होता है। आई तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा वेंटा फैक्टर होता है, तो केसीएल के तुम्हारा वेंटा फैक्टर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा मिक्सचर है सोल्यूशन चैप्टर का और मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट का। तो अगर तुमने सोल्यूशन नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ लेना, और जिसने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने। के एफ देखो क्वेश्चन में गिवन है कि के एफ तुम्हारा कितना है, 2 है, ठीक है। उसका तुमको यहाँ पे बस मोलालिटी चाहिए, किसकी मोलालिटी चाहिए, केसीएल की मोलालिटी चाहिए। बट केसीएल उसने बता नहीं रखा है कि उसकी मोलालिटी क्या होगी, बट उसने बता रखा है जो तुम्हारा 25 ml केसीएल उसको टारगेट करते हैं 1 ml AgNO3 से, ठीक है। तो तुमको पता है केसीएल है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, तो केसीएल क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है कि पहले उसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करो, फिर जो उस पे जो टोटल चार्ज होगा वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी इसका एन फैक्टर क्या है, 1 है। तो आप क्या करो, N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2, ठीक है। तो N1 तुम्हारा कितना है, 1 है, V1 तुम्हारा कितना है, 25 ml है। यहाँ पे तुमको इसकी मोलारिटी नहीं पता, यहाँ पे तुम्हारा N2 क्या है, 1 है, तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या है, 20 है, और तुम्हारा यहाँ पे मोलारिटी क्या है, 1 है। यहाँ से तुम्हारी मोलारिटी ऑफ KCl जो है वो तुम्हारी आ गई 20/25, ये तुम्हारा हो गया 4/5, ठीक है। यही तुम्हारा हो गया 0.8, ये तुम्हारी क्या होगी, मोलारिटी ऑफ KCl। अब देखो हमको मोलारिटी ऑफ KCl पता है, बट हमको क्या चाहिए, मोलालिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो और कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है, उसने बोला है डेंसिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन कितनी है, 1 ग्राम/ml। अगर डेंसिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन 1 ग्राम/ml है, तुमको पता है 25 ml है सोल्यूशन। अगर 25 ml सोल्यूशन है तो यानी उसका मास कितना हो जाएगा, 25 ग्राम, ठीक। इसका है मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। हमको मोलालिटी निकाली, तो मोलालिटी क्या होता है तुम्हारा, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो देखो हम पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ केसीएल कितने, तुमको पता है मोलारिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलारिटी तुमको पता है 0.8 है, तो तुम्हारे मोल्स कितने हैं ये तुमको पता करना है, और तुम्हारा वॉल्यूम कितना है, 25 है। अब एमएल में दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि क्या हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तब तुम्हारा सही होगा, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से मोल कितना है, मोल इक्वल टू 25 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1000, ये तुम्हारा हो गया 20। तो हम बोल सकते हैं 20 मिली मोल है, ठीक है। 20 मोल नहीं, क्योंकि 1000 है डीजे, 1000 नीचे 10⁻³ ऊपर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 20 मिली मोल है, ठीक है। अब अगर 20 मिली मोल है तो इसका मास क्या होगा, इंटू 10⁻³ यानी कि मोल है, इंटू इसका मोलर मास क्या होता है तुम्हारा केसीएल का, 35.5 तुम्हारा क्लोरीन हो गया, और तुम्हारा पोटेशियम क्या हो गया, 39। क्या तुम्हारा आ गया, 59541361774.5। मास ऑफ सॉल्वेंट इन हमको केजी चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन जो कि तुम्हारा है 25 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट जो कि तुम्हारा है 1.51। तो इसको किलोग्राम में चाहिए तो ग्राम में, तो 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी तुम्हारा 1000 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा ये कट गया, ठीक है। फिर इसको तुम सॉल्व कर लो तो तुम्हारा ये अप्रॉक्स में 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 3 क्या है इसका आंसर है। तो अगला तुम्हारा फिर न्यूट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन है, बोला न्यूट्रलाइजेशन अकर ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड ए इज अलाउड टू रिएक्ट विद 30 ml ऑफ 0.05 मोलर बेस, जो कि तुम्हारा क्या है, MOH का होल ट्वाइस। तो बताओ बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होगी, ठीक है। तो तुमको बस वही फॉर्मूला लगाना है कि तुम्हारा एन फैक्टर क्या होगा, तुमको यही एन फैक्टर ही पता करना है, क्योंकि जो एन फैक्टर होगा वही तुम्हारा क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड होगी, ठीक है। इसका तुमको वॉल्यूम पता है, वो तुम्हारा 10 ml है, तुम्हारी इसकी मोलारिटी क्या है, 0.1 है। और यहाँ पे तुम्हारा एन फैक्टर क्या है, क्योंकि ओ एच यहाँ पे 2 है, यानी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम है 30 ml, यहाँ पे तुम्हारी मोलारिटी है 0.05। तो यहाँ से तुम्हारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 30 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.1, ठीक है। ऐसे 10 के तुम्हारा रहता है 3, ठीक है। तुम्हारा एन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है SO2Cl2 ऑन रिएक्शन विद द एक्सेस वाटर रिजल्ट इनटू द एसिडिक मिक्सचर, जो कि बनता है H2SO4 प्लस HCl, ठीक है। अगर बोला अगर 16 मोल ऑफ NOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर, तो बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स SO2Cl2 रहे होंगे, ठीक है। देखो तुम्हारी ये रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, ठीक है। तुम बैलेंस करके देख सकते हो तुम्हारी रिएक्शन क्या बैलेंस है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा अगर 1 मोल SO2Cl2 होता है तो तुम्हारा वो 1 मोल H2SO4 बनाता है, प्लस तुम्हारा 2 मोल HCl बनाता है। यानी तुम्हारा 1 मोल H2SO4 होगा, यानी यहाँ से मिलेंगे 2H प्लस, यहाँ से मिलेंगे तुम्हारे कितने, 2H प्लस। ये टोटल कितने हो गए, 4H प्लस। यानी इसे अगर इसका मिक्सचर देखें तो इसका मिक्सचर कितने दे रहा है, 4H प्लस दे रहा है, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो वो 4H प्लस देता है, बट अगर 16 मोल ऑफ NOH हमको रिएक्ट कराना है, इसका मतलब तुमको कितने यहाँ पे H प्लस चाहिए, 16 चाहिए, ठीक है। 16 चाहिए। अब तुमको पता है 4H प्लस देता है अगर ये एक मोल होता है,
तो अगर 4H+ ये देता है, अगर ये 1 मोल SO2Cl2 होता है, यानी यहाँ पे अगर 1H+ चाहिए तो हमको चाहिए 1/4, बट हमको चाहिए कितने 16H+, ताकि वो 16 OH- को न्यूट्रलाइज कर सके। तो 16/4 यानी तुम्हारा कितना आ गया 4, यानी तुम्हारा 4 मोल क्या होगा SO2Cl2 रिक्वायर्ड होगा, ताकि ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट में जो तुम्हारा मिक्सचर हो एसिड्स का, वो तुम्हारा न्यूट्रलाइज कर दे कम्प्लीटली 16 मोल ऑफ NaOH को। तो तुम इस क्वेश्चन को और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट और सारे मेथड क्या होंगे, लेंदी होंगे। तुम चाहो तो अलग अलग रिएक्शन लिख के देन एक्स वेरिएबल मान के उसको सॉल्व करके तब भी तुम इसका आंसर निकाल सकते हो, बट वहां पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। मतलब कि हम ऐसे भी कर सकते थे कि तुम्हारा मान लो ये NaOH है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ, तो तुम्हारा बनेगा ये सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे देखो सोडियम एक है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो लगा दो, तो दो हो गए तुम्हारे Na, इधर भी दो Na हो गए। सल्फर तुम्हारा बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो तुम्हारे दो हाइड्रोजन, इसका मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल इधर हो गए, तो चार हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो दो, चार दो छह ऑक्सीजन इधर, छह ऑक्सीजन इधर, रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। अगर तुम्हारा ये 1 मोल H2SO4 होता, तुमको पता है जो तुम्हारा अगर 1 मोल H2SO4 बना तो तुम्हारा HCl कितना बनेगा, 2 मोल HCl बनेगा, यानी यहाँ पर कंफर्म है तुमको 2 मोल HCl रखना है। यहाँ पे तुम्हारा NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस तुम्हारा वाटर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुमने 2HCl लगाया, यानी यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे तुम 2 कर दो, यहाँ भी क्या कर दो 2 कर दो, तो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। अब दोनों को कर दो ऐड, ठीक है। यहाँ तुम्हारा क्या आएगा कि 4NaOH प्लस H2SO4 प्लस 2 ऑफ HCl गिव्स तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि अगर तुमको ये 1 मोल मिक्सचर ऑफ ये चाहिए, 2 मोल मिक्सचर ऑफ HCl चाहिए, तो उसके लिए तुमको लगते हैं 4 मोल NaOH, यानी 4 मोल NaOH से तुम्हारा ये 1 मोल ऑफ मिक्सचर ये बनता है, ठीक है। इसका मतलब 16 के तुम्हारा कितना बन जाएगा, 16 से बनेगा तुम्हारा 4 टाइम्स ये बनेगा। अगर 4 टाइम्स ये बनाना है, यही तुम्हारा SO2Cl2 कितना होना चाहिए, 4 मोल होना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 20 ml ऑफ 0.02 मोलर M2Cr2O7 solution is used to titrate the 10 ml of Fe2 plus solution in the acidic medium। तो बताओ मोलारिटी ऑफ Fe2 प्लस सोल्यूशन क्या रही होगी। तो देखो ये तुम्हारी रिएक्शन क्या होती है कि तुम्हारा ये अगर M2Cr2O7 रिएक्ट करेगा विद द Fe2 प्लस, ठीक है, तो तुम्हारा Fe2 प्लस से ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा क्रोमियम में तुम्हारा क्रोमियम +3 में चला जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैं तुमको अभी जब नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा टाइट्रेशन, तो वहां में तुमको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुमको याद करना जरूरी है तुमको बता दूंगा। वैसे भी ये DNF ब्लॉक की रिएक्शन जो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुमको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा फोकस है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ तुमको कहता चला कि +2 से +3 में गया, नहीं इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे +6 गया है +3 में, यानी तुम्हारा क्या है 3 का डिक्रीज है। और यहाँ पे दो क्रोमियम है, इसका मतलब तुम्हारा n फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। 3 × 2 6 हो गया, यानी n फैक्टर यानी 6 हो गया, इंटू इसकी वॉल्यूम पता है 20 है, इसका तुमको मोलारिटी है 0.02, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये 10 ml है, n फैक्टर तुम्हारा इसका 1 ही है, इसको तुमको यहाँ से मोलारिटी मिल जाएगी कि Fe2 प्लस की मोलारिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा तो 10 से ये 10 चला गया, तो तुम्हारा 16 टू 12 टू 24, ठीक है, 24 तुम्हारा 0.24 में क्या आ गई, इसकी मोलारिटी आ गई। बट तुमको इंटू 10⁻2 में देना था, नहीं तो मैंने कितना हो जाएगा 24 इंटू 10⁻2 तुम्हारी क्या होगी, मोलारिटी होगी Fe2 प्लस की। अगला क्वेश्चन है कि इन द बेसिक मीडियम CrO4 2 ऑक्सीडाइजेज H2O3 2 टू फॉर्म द SO4 2 एंड itself changes to CrO4 का माइनस, ठीक है। बोला द वॉल्यूम ऑफ 0.154 मोलर ऑफ CrO4 2 required to react with a 40 ml of 0.25 मोलर ऑफ H2SO3, ठीक है। तुम्हारा यहाँ मेन काम क्या है, एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर निकाल के बाकी तुम्हारा काम वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम तुम्हारा किसमें है, यहाँ तुम्हारा क्रोमियम है +6 में, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल -2 का चार्ज, ऑप्शन पे होता है -2 का चार्ज, नहीं हो गया -8 हो गया, -2 ओवरऑल है, इसका मतलब तुम्हारा +6 एड वाली क्रोमियम पे क्या हो गया +6, ठीक है। और यहाँ तुम क्रोमियम देखोगे तुम्हारा यहाँ CrOH- है, OH तुमको पता है OH पे होता है -1 का चार्ज, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या होगा 4 माइनस हो गया, बट यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, इसका मतलब क्रोमियम पे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3 उसने बैलेंस किया होगा -1 का, इसलिए ओवरऑल चार्ज आ गया, ठीक है। तुम्हारा एन फैक्टर CrO4 2 के लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर हो गया 3, इसकी मोलारिटी कितनी है 0.154, ठीक है। इसका वॉल्यूम ही हमको पता करना है। और तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा H2O3 है, तो यहाँ पे तुम्हारा +2 में है, और यहाँ तुम्हारा SO4 में क्या होगा +6 में होगा, तुम्हारा 2 से गया है 6, यानी तुम्हारा क्या है 4 का इंक्रीज हुआ है। और तुमको पर मॉलिक्यूल देखना होता है, नहीं नेट कितना इंक्रीज हुआ 8 का इंक्रीज हुआ, यानी तुम्हारा एन फैक्टर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 40 ml है, और तुम्हारा कितना है 0.25 मोलर है। तुमने यहाँ पे वॉल्यूम ml में डाला, तो तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या आएगा ml में आएगा।
तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 × 40 × 0.25 डिवाइडेड बाई 3 × 0.154। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा आएगा 173.16। ठीक है, तो तुम्हारा इंटीजर में तुमको आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 173 हो जाएगा। ठीक है, तो 173 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4 इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो यहाँ तुमको बताना है कि नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 हो गया। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 बतानी है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे तुम्हारा H2SO4 है, NaOH है, तुमने मिक्स कर दिया, कुछ क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि H2SO4 सारा रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, तो जो बचा हुआ H2SO4 होगा उसका हम पहले मोल पता कर लेंगे। तो तुम्हारा वॉल्यूम सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को तुम्हारा 100 + 15 × 150 हो जाएगा, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां से तुमको मोलारिटी मिल जाएगी। बट उसके बाद मोलारिटी को तुम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे 50 × 1 × 0.1, ये तुम्हारा आ गया 5। अब देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम डाला है ml में, नहीं तुम्हारा हम बोल सकते हैं इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट इसके 5 आ गया, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, 100 × 0.1 × 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 20 आ गया। अब तुमको पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में इक्वल होते हैं, यानी यानी यहाँ अगर 5 है तो इसके ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी तुम्हारे 15 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, बच जाएंगे H2SO4 के। अगर देखो 15 ग्राम इक्विवेलेंट बच गए, इसका मतलब क्या, ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो तुम्हारा नॉर्मेलिटी तुम्हारा क्या है, ये तुमको पता करना है। वॉल्यूम तुम्हारा कितना देखो सोल्यूशन के बाद में 150 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 15 है, तो तुम्हारा नॉर्मेलिटी क्या आ गया, 15/150, यानी तुम्हारा गया 0.1। बट उसने 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करने बोला था, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 1 इसका आंसर हो गया। अब तुमको ये थोड़ा बहुत ज्यादा शॉर्ट लग रहा हो तो तुमको थोड़ा और तुमको डिटेल में करा देता हूँ। तो ये तुम्हारा शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि तुम पहले NaOH की रिएक्शन कराओ H2SO4 के साथ, पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखो, फिर वहां से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद तुम वहां पे देखो कि कितना तुम्हारा H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, कितना तुम्हारा H2SO4 बच जाएगा। जितना तुम्हारा बच जाएगा उससे तुम्हारा वनली तुमको मोल पता चल जाएंगे कितना H2SO4 बच जाएगा, और उस मोल से तुम करोगे वॉल्यूम को डिवाइड, तुमको वहां से मोलारिटी मिल जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे n फैक्टर से तो तुमको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। बट वो क्या होगा, तुम्हारा लॉन्ग मेथड होगा। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इतने से पार्ट में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं इन क्वेश्चन को हम और किसी मेथड से कर नहीं सकते हैं, बट वो क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा। ये क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 ml ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ Fe2+ n वर टाइट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग अ डाइफेनाइलअमीन इंडिकेटर। बोला कि 15 ml ऑफ 0.02 मोलर ऑफ solution of K2Cr2O7 required for टू गेट द एंड पॉइंट। मतलब मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगी, जो तुम्हारा Fe2+ होगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। ये तुम्हारा 15 ml था, या तुम्हारा ये 10 ml कर दिया है, या तुम्हारा ये 0.03 था, या तुम्हारा 15 × 0.02 कर दिया है। ठीक है, तो मैं फटाक से सॉल्व कर देता हूँ। तुमको पता है एन फैक्टर यहाँ पे तुम्हारा CR का क्या आया था, 6 आया था, और तुम्हारा इसका वॉल्यूम कितना है, 15 है, इसकी तुम्हारी मोलारिटी कितनी है, 0.02 है। ठीक है, ये तुम्हारा Fe2+ है, उसका एन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि Fe2+ से Fe3+ में बस जा रहा होगा, इनटू तुम्हारा इसका वॉल्यूम होगा 10। तो तुम्हारा यहाँ पे मोलारिटी क्या होगी, ये तुमको पता चल जाएगी। तुम्हारी मोलारिटी देखो कितना की 0.18 है, बट तुमको 10⁻2 में करोगे, तुम्हारा क्या जाएगा, 18 × 10⁻2। तुम्हारा 18 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि नॉर्मेलिटी है जो तुम्हारे सोल्यूशन की, वो तुम्हारी कितनी है, 0.1 है, और तुम्हारा तुमको पता है ये कंपाउंड है, इसका मास ये है। ठीक है, और तुम्हारा ये 100 ml था। तो बोल रहा कि बताओ तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी तुम्हारा होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे तुमको पता है ये सॉल्ट है, तो उनको आयन में ब्रेक करो तो क्या होगा, Na+CO3 2 माइनस। तो टोटल चार्ज कितना है आयन पे, -2 है। इसका मतलब तुम्हारा एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। नॉर्मेलिटी हो गई 0.1, या तुम्हारा जो गिवन मास है वो तुम्हारा 1.43 है। ठीक है, वॉल्यूम तुमको पता है ये 100 ml है, बट हमको लीटर में लेना है, नहीं 1000 से कर दो डिवाइड। यहाँ पे तुम्हारा मोलर मास हमको पता चल जाएगा, अगर तुम्हारा एन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 1.43 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 2 डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 हटा, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, 10 हो गया। 286 क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या होगा, तो 2 Na तुम्हारा कितना हो जाएगा, 46 + 12 और प्लस तुम्हारा 48। ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 तुम्हारा कितना हो गया, 106, यानी तुम्हारा 106 + x × 18 =
286, तो तुम्हारा 18x इक्वल्स टू 286 तो -106, तुम्हारा हो गया x इक्वल्स टू 180, तुम्हारा 18 इधर ले जाओ तो 18, तुम्हारे यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया आंसर, और इसका 10 हो गया। 10 तुम्हारा क्या होगा, x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट था, यानी तुम्हारा सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से तुमको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे कुछ जो ऑक्साइड होते हैं वहां पे तुम्हारे वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे नहीं होते, मतलब तुम्हारा जैसे FeO ना होके जो होता है तुम्हारा एक्चुअल में Fe0.93O। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे जो तुम्हारा आयरन होता है कुछ Fe2+ वाले होते हैं, ठीक है, और कुछ तुम्हारे Fe3+ वाले होते हैं। अब हमको ये पता करना होता है इस फॉर्मूले से कि यहाँ पे कितने तुम्हारे Fe2+ वाले होंगे और कितने तुम्हारे Fe3+ वाले होंगे। तो ये पता कैसे करेंगे, हम चार्ज बैलेंसिंग का यूज करके हम पता करेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तुमको पता है यहाँ पे चार्ज है तुम्हारा ऑप्शन पे होता है -2। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो Fe होगा वो तुम्हारे कुछ Fe2+ वाले होंगे, कुछ Fe3+ वाले होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि Fe2+ वाले होंगे x। ठीक है, अगर Fe2+ वाले x हुए तो Fe3+ वाले कितने हो जाएंगे, 0.93 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे Fe 0.93 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज कितना हो जाएगा 3 × 0.93 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको पता है नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि 2x + 3 टाइम्स ऑफ 0.93 माइनस एक्स प्लस तुम्हारा क्या होगा -2, तो -2 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बस इसी चीज का हमको यूज करके हम पता कर लेंगे कि तुम्हारा Fe2+ कितने होंगे। जैसे x कितना आ गया 0.79। ठीक है, यानी तुम्हारा जो Fe2+ होगा, ठीक है, जो तुम्हारा Fe2+ होगा वो तुम्हारा 0.79 होगा। तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारा जो Fe है 0.93, उसमें तुम्हारा 0.79% Fe2+ है, और तुम्हारा जो बचा हुआ कितना होगा 0.14 Fe3+ है। ठीक है, दो एक क्वेश्चन था, बोला था इक्विवेलेंट वेट ऑफ द Fe 0.39O इज मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 0.79, तो उसने बोल रखा था कि जो हमारा ये है वो कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा Fe2O3 में। यहाँ पे तुम्हारा आयरन किस में है, +3 में है। अब यहाँ तुम्हारे कुछ +2 वाले हैं, कुछ +3 वाले हैं। जो +3 वाले हैं वो तो +3 में रहेंगे, उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं, बट जो तुम्हारे सिर्फ +2 वाले होंगे उनका हमको देखना कि कितने यहाँ पे वो होंगे। तुमको क्या पता चल रहा है कि तुम्हारे 0.79 होंगे। अगर तुम्हारे 0.79 Fe2+ होंगे, यहाँ पे n फैक्टर तुम्हारा इसके लिए क्या हो जाएगा 0.79 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 0.79। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो वहां पे समझ जाता कि कौन कौन से स्टेटमेंट तुम्हारे सही है। ठीक है, अगला आगे बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन द 1 मोल ऑफ Fe 0.79O इज 0.79 एंड 0.14, तो बिल्कुल सही लिखा है कि तुम्हारा अगर ये 1 मोल होगा, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा 0.79 Fe2+ है और 0.14 क्या है, Fe3+ है। आगे बोला कि तुम्हारा जो Fe 0.79 इज अ मेटल डेफिशिएंट विद अ लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ O2 माइनस। तो ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन तुम्हारा ना, तुम्हारा ये पार्ट की मतलब ये तुम्हारी जो तुम्हारी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक ऑक्साइड ये तुम्हारा दिया हुआ है सॉलिड स्टेट में, ये कोई तुम्हारा ऑप्शन है सॉलिड स्टेट का, तो इसको तुम छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा सिलेबस से हट चुका है। बट ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट निकालने वाला कॉन्सेप्ट ये तुमसे पूछ सकता है, कि इसको हम नहीं बोलेंगे कि ये सॉलिड स्टेट का है, ये तुम्हारा जनरल क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, आगे बोला कि हमारा परसेंटेज ऑफ Fe2+ Fe3+ कितना होगा, तुमको पता है Fe2+ कितना है 0.79 है, 0.79 अपना टोटल कितना है 0.93 इंटू 100। यहाँ तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 84.9, अप्रोक्सीमेट 85%। ठीक है, 85% है, तो बचा तुम्हारा Fe3+ कितना हो जाएगा 15%। ये भी तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन तुम्हारे क्या है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तुम्हारा ये भी एक्चुअल में करेक्ट है, बट हमको इसको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं टाइट्रेशन, जो कि तुम्हारा होगा लास्ट लेक्चर ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो तुमको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब